सिकहरना नदी में समाया स्कूल। बेतिया के ग्रामीणों का 12 दिन लंबा आंदोलन भी इस उत्क्रमित मध्य विद्यालय भवन को नहीं बचा पाया। पीपल के विशाल पेड़ के साथ स्कूल की ये दीवार देखते ही देखते सिकहरना नदी की तेज धारा में समा गई। तुलाराम घाट गांव के ग्रामीणों ने इस स्कूल भवन को बचाने के लिए लगातार 12 दिन तक धरना दिया था। चनपटिया के अंचल अधिकारी ने कटाव रोधी कार्य करने का आश्वासन भी दिया था। तब 17 सितंबर को ग्रामीणों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन सीओ अपना वादा नहीं निभा पाए और ये स्कूल भवन नदी की तेज धारा में विलीन हो गई। पानी में डूबे भोलेनाथ। दरभंगा का ऐतिहासिक माधेश्वर मंदिर पिछले कई महीने से पानी में डूबा है। मंदिर परिसर से लेकर गर्भगृह तक चारों तरफ पानी है। ऐसे में भक्तगण मंदिर की चौखट से भोलेनाथ के दर्शन कर वापस लौट रहे हैं, जबकि लंबे समय से जमा पानी का रंग बदलकर अब काला हो गया है। लेकिन इस गंदे पानी को निकालने का प्रयास अब तक नहीं किया गया। ऐसे में इन बंदरों ने भी मंदिर परिसर को स्विमिंग पूल बना लिया है और उसमें डुबकी लगाते रहते हैं। तो मंदिर प्रबंधन भी पानी निकालने में खुद को असमर्थ बताता है। या तो इसको बंद कर दीजिए तो फिर मंदिर के नीर के लिए दूसरा व्यवस्था किया जाएगा, वो एक हो सकता है। और वो चूंकि पौराणिक काल से हमारा जब से बना है मंदिर तब से लिंक है, तो इसका हमको नहीं लगता कोई उपाय। गोपालगंज में फ्लड रिटर्न्स। नेपाल के पानी ने इस सीजन में दूसरी बार गोपालगंज को बाढ़ में डुबो दिया है। वाल्मीकि नगर बराज से छोड़े गए पानी ने परौली और बैकुंठपुर के 60 से ज्यादा गांवों में जबरदस्त तबाही मचाई है। क्या घर और क्या आंगन, चारों तरफ पानी ही पानी है। बाढ़ पीड़ित बचा खुचा सामान लेकर सुरक्षित जगहों की तरफ निकल पड़े हैं। तो परौली से सीवान तक जाने वाले स्टेट हाईवे पर कई फीट तक पानी जमा है और ये राहगीर पानी की तेज धार में गिरते पड़ते काफी मुश्किल से आगे बढ़ पा रहे हैं। बहुत भयावह स्थिति हो गई है, पहले से भी ज्यादा भयावह स्थिति हो गई है। लोग जान जोखिम में डालकर और किसी तरह अपना जीवन सफर करने के लिए, जान बचाने के लिए, कुछ राशन पानी लाने के लिए सफर कर रहे हैं। बारिश और देवापुर बांध के पानी से उफनाई एक होगारी नदी ने छपरा के मशरक प्रखंड के बाशिंदों की जिंदगी तबाह करके रख दी। गली मोहल्ले से लेकर घर आंगन तक पानी में डूबा है। पानी की तेज रफ्तार सब कुछ बहा ले जाने को बेताब नजर आ रही है। ऐसे में कुछ बाढ़ पीड़ितों ने ऊंचे मकानों में शरण ले रखी है, तो बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ितों ने बचा कुचा सामान लेकर सड़क के किनारे गृहस्थी बसा ली। इस साल दूसरी बार बाढ़ की दस्तक से मशरक के निवासियों की जिंदगी तबाह हो गई। बाढ़ ने बनाया खाना बदोश। इस नाव पर घर गृहस्थी का बचा खुचा सामान लादकर ये बाढ़ पीड़ित निकल पड़े हैं सुरक्षित ठिकानों की तलाश में। कोसी और बागमती नदी ने इन ग्रामीणों को खाना बदोश बना दिया है। सैलाब में न गांव बचा न घर का नामो निशान। नदी की तेज धारा में आंखों के सामने सब कुछ बह गया। ये हरी पत्तियां बची, कुछ सामान का गट्ठर बनाया और बच्चों को लेकर निकल पड़े नाव पर। एकदम बाढ़ पीड़ित के इलाका है, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। राशन पानी लाने में भी बहुत दिक्कत होता है। हाट बाजार करने में अभी भी 50 रुपया लगता है आने जाने को। हम माल डाल के भी बहुत दिक्कत होता है। पानी में डूबा पुलिस लाइन। मूसलाधार बारिश में पूरा पूर्णिया शहर बह रहा है। ये पुलिस लाइन का नजारा है। पूरे कैंपस में दरिया बह रहा है और ये पुलिसकर्मी रोजाना पानी से गुजरते हुए क्वार्टर तक आने जाने को मजबूर है। तो राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में भी बारिश का पानी फैला हुआ है और छात्राओं और उनके अभिभावकों का बुरा हाल है। पूर्णिया में अब तक 1800 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश हो चुकी है, जो इस सीजन का रिकॉर्ड है। पानी ने किया पानी पानी। ये पूर्णिया के सिपाही टोले का नजारा है।
मूसलाधार बारिश और जल जमाव ने पूरे मोहल्ले की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। स्कूल से लेकर कॉलेज कैंपस तक बारिश के पानी में डूब गए हैं, तो ये गलियां और सड़कें भी पानी पानी है। नाले पर अवैध अतिक्रमण कर घर बनाने के चलते बरसाती पानी के बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। इसका नतीजा जल जमाव के रूप में सामने आया। पानी में डूबी फसल। रक्सौल के रामगढ़वा प्रखंड में पिछले साल तक हरी भरी फसल लहलहा रही थी। धान के बाद मेहनतकश किसान गेहूं और तिलहन की भी बुआई किया करते थे, लेकिन नेपाल से आए सैलाब ने सैकड़ों एकड़ खेत को पानी पानी कर दिया और बड़े पैमाने पर रबी की फसल बर्बाद हो गई। इस इलाके में इस साल दूसरी बार बाढ़ ने दस्तक दी है और किसानों की सारी उम्मीदें पानी में बह गईं। बंगाल का रास्ता बंद। अररिया में परमान नदी में उफान से बेलवा पुल का अप्रोच स्लैब ध्वस्त हो गया है। नतीजा ये हुआ कि सीमांचल से पश्चिम बंगाल और असम के बीच सड़क का संपर्क टूट गया और इस सड़क से सफर करने वाले राहगीर बैरंग वापस लौट रहे हैं। हालांकि अप्रोच रोड को फिर से यातायात के लायक बनाने के लिए युद्ध स्तर पर मरम्मत का काम चल रहा है। ये मजदूर अप्रोच रोड के अंदर जान जोखिम में डालकर स्लैब की मरम्मती में जुटे हैं ताकि राहगीरों का सफर आसान हो पाए। गड्ढों से खतरनाक हुआ सफर। नालंदा के पास नेशनल हाईवे पर बने इन बड़े बड़े गड्ढों ने पटना से रांची के बीच के सैकड़ों किलोमीटर के सफर को खतरनाक बना दिया है। रोजाना इन गड्ढों से हिचकोले खाते हुए सैकड़ों गाड़ियां आती जाती रहती हैं और अक्सर हादसे का शिकार होती हैं। तो सड़क पर बनी इस दरार ने राहगीरों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। जल्द ही इसकी मरम्मत नहीं कराई गई तो यात्रियों का आना जाना मुश्किल हो जाएगा। विरासत की सियासत। राजनीति में परिवारवाद को लेकर भले ही आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन भागलपुर में सियासत की लंबी पारी खेलने वाले दो बड़े नेताओं ने इस बार अपनी विरासत अपने बेटों को सौंपने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे दूसरी बार भी बेटे अर्जित शाश्वत को टिकट दिलाने के लिए जोर आजमाइश में जुटे हैं। तो कहलगांव से 9 बार विधायक रहे सदानंद सिंह ने भी अपने बेटे शुभानंद मुकेश को अपनी विरासत सौंपने के लिए बेचैन दिख रहे हैं। लेकिन इस जंग में सफल वही होगा जिसे जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा। कथनी और करनी में फर्क है। भले बोल दें, माइक पे आके बोल देते हैं हम लोग परिवारवाद के विरोधी हैं, लेकिन देखने को यही मिल रहा है सारे परिवारवाद के समर्थक। कभी नेता के गले में सजने वाले इन फूलों से आज नेताजी को डर लगने लगा है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जो रंग बिरंगे फूलों का कारोबार मंदा पड़ा हुआ है। पटना के आर ब्लॉक से लेकर स्टेशन रोड तक फूलों की दुकानें सजी हुई हैं। लोकतंत्र का महापर्व शुरू होने पर फूल के कारोबारी भी नेताजी के लिए गेंदा फूल की माला तैयार करके बैठे हुए हैं। लेकिन कोरोना के भय से खुशबू से सराबोर इन फूलों के कतरदान ही नहीं मिल रहे हैं। सौगात पर आचार संहिता का ग्रहण। लखीसराय में 6.5 करोड़ की लागत से खेल भवन सह व्यायामशाला की चमचमाती बिल्डिंग बनकर तैयार है। खिलाड़ियों को फिट रखने के लिए निचले तल पर जिम बनाया गया है, तो पहले तल पर इंडोर गेम खेले जाएंगे, जहां खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए हर तरह के हाईटेक उपकरण लगाए जाएंगे। इस बिल्डिंग का उद्घाटन जल्द ही होने वाला था, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने से इसमें अब पेंच फंस चुका है। वोटर को जगाएंगे कलाकार। बिहार की चर्चित मधुबनी पेंटिंग और सुजनी आर्ट के चाहने वाले दुनिया भर में फैले हुए हैं। इन कलाकारों के हाथों से तैयार आकर्षक तस्वीरों ने देश और दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है।
यही वजह है कि मधुबनी रेलवे स्टेशन पर बनी इन मिथिला ओपन आर्ट गैलरी को पिछले साल ही गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। तो ये प्रसिद्ध लोक कला और इससे जुड़े कलाकार बिहार में लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम वोट करूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपना मत का सदुपयोग करें और एक अच्छे तरीके से अपने मिथिलांचल को आगे बढ़ाते हुए इलेक्शन का अच्छा त्यौहार है। इलेक्शन हम लोग त्यौहार के रूप में मनाते हैं और आप लोग आए वोट करें। धनबाद को देश की कोयला राजधानी का भले ही दर्जा हासिल है, लेकिन हकीकत यह है कि धनबाद शहर विकास के पैमाने पर अब भी रेंग ही रहा है, जबकि कोयलांचल की आबादी पहले से काफी बढ़ गई है। नए शॉपिंग मॉल खुल गए हैं, लेकिन सालों पुरानी संकरी सड़कें अब तक ना तो चौड़ी हो सकी हैं और न ही नया फ्लाईओवर बनाया जा सका है। ऐसे में शहर वासियों को हर समय ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ता है। जब यातायात व्यवस्थाएं सुगम नहीं है, तो भला शहर की रफ्तार कैसे बढ़ सकती है? कोरोना काल में बंदी के कगार पर पहुंच चुके आदित्यपुर के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल एरिया में एक बार फिर मशीनों की खटखट सुनाई पड़ने लगी है। इस बात के सांचे में ढलकर गाड़ियों के कलपुर्जे तैयार होने लगे हैं, तो ये कामगार अपने हाथों से इन उपकरणों का रंग रूप दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। दरअसल मार्केट में एक बार फिर गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में ऑटोमोबाइल उद्यमी आशावान नजर आ रहे हैं। जब पुरानी गाड़ियां स्क्रैप होंगी तो नई गाड़ियों का मार्केट आएगा। इससे उम्मीद करते हैं कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया को काफ़ी फायदा मिलना चाहिए। उसके अलावा थोड़ा बैंक्स का सपोर्ट चाहिए, कुछ तो सरकार ने दिया है। गुंडापज्जी में अपराधियों की कुंडली। रांची के पुलिस थानों के दीवारों पर टंगे लाल रजिस्टर से बड़े से बड़ा खूंखार अपराधी डरता है। पुलिसिया जुबान में इसे गुंडापंजी कहा जाता है, जिसमें तमाम शातिर अपराधियों की करतूतों का लेखा जोखा दर्ज होता है, जिसे समय समय पर अपडेट किया जाता रहता है, ताकि जरूरत पड़ने पर इसके जरिए अपराधियों की कुंडली खंगाली जा सके और उन्हें हवालात की हवा भी खिलाई जा सके। मेन आइडिया देखिए इनके पीछे यही है कि थाना में एक रिकॉर्ड संधारण हो, जिससे कि कभी भी कोई अगर नया व्यक्ति भी आए तो उसके पास एक रेडी रेफरेंस हो, एक उसके सामने एक डेटा हो, जिससे कि वो यह पता कर सके कि कौन व्यक्ति क्या करता है। ये लोहरदगा के मनमोहक श्रीराम फुलवारी का नजारा है। एक तरफ मंदिर में भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण विराजमान हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक खूबसूरती सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है। लोहरदगा के वाशिंदे दिन भर की भागदौड़ से तरोताजा होने के लिए आज भी श्रीराम फुलवारी के छांव में पहुंच जाते हैं। हालांकि 80 के दशक में ये फुलवारी मिनी चिड़ियाघर हुआ करती थी, जहाँ पिंजरे में बाघ, हिरण, बंदर और मोर रहा करते थे, लेकिन आज बस इसकी यादें ही रह गई है। जैसे इस जगह के बारे में हमको बताया जाता था कि यहाँ बहुत सारा जानवर, ये सब फूल, बगीचा, मछली, बहुत अच्छा चीज़ था। मन करता है दादाजी सबका कहानी सुन के कि काश हम भी होते उस जमाने पे। ये साइकिल है कमाल की। ये कोई आम साइकिल नहीं, बल्कि बैटरी से चलने वाली ऑटोमेटिक साइकिल है, जिसे चतरा के लाल पीयूष कुमार ने तैयार किया है। एक बार बैटरी चार्ज होने पर आप इससे 15 किलोमीटर तक का सफर आसानी से तय कर सकते हैं। ज्यादा क्षमता की बैटरी लगा दी जाए तो बिना किसी मेहनत के ये साइकिल 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको 30 किलोमीटर तक घुमा सकती है। तो ये साइकिल 24 वोल्ट बैटरी से चलती है और एक चार्ज पर लगभग 10 से 15 किलोमीटर साइकिल चल जाती है और इसकी स्पीड, जो मैक्सिमम स्पीड मिलता है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा हमें मिल जाता है। कोरोना से सुरीली जंग। कोरोना काल में जहां गीत और संगीत के कार्यक्रमों पर ग्रहण लग गया है और कलाकारों का हौसला टूटता जा रहा है, तो पटना के सोनी कला केंद्र ने कलाकारों को मंच प्रदान करने के लिए सिंगर टैलेंट हंट का आयोजन किया, जिसमें 150 से ज्यादा गायकों ने मधुर गीत संगीत से दिल जीत लिया। प्रतियोगिता में चुने गए टॉप 5 कलाकारों को प्लेबैक सिंगिंग का मौका मिलेगा।
जानलेवा कोरोना वायरस ने दुनिया में ऐसी तबाही मचाई है जिससे अमीर से लेकर गरीब तक सब प्रभावित हुए हैं। कोरोना की डर के चलते आयात निर्यात भी नहीं हो पा रही है। हर जगह कोरोना की वायरस को हराने की जंग लड़ी जा रही है। कोरोना से इस लड़ाई में भारत का देशी नुस्खा काढ़ा भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो भारतीय मसालों से बनते हैं। इसके पीने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। काढ़ा बनाने वाले मसालों की मांग विदेशों में काफी बढ़ी है। लोग काढ़े को पी रहे हैं, जिसके चलते भारतीय मसाले का निर्यात बांग्लादेश, ईरान, मलेशिया और चीन में काफी बढ़ा है और यह सिलसिला लगातार जारी है। जरा इसे देखिए, क्या क्या इस डाइनिंग टेबल में नहीं है। वह सब कुछ है जो आप प्रकृति की खूबसूरत तस्वीर दीवारों में लगी देखते होंगे। ये अपने आप में बिल्कुल ही अनोखी है, जिसकी कितनी भी तारीफ की जाए तो उसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। इसे बड़ी शिद्दत से बनाया है दीमापुर के रहने वाले निंगवोन जिंगखई ने। इसे बनाने में 1 साल से ज्यादा का वक्त लगा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी मेहनत की गई होगी। डाइनिंग टेबल में नदी, झरने, घर, पेड़ पौधे और चर्च को दिखाया गया है। इसे बनाने में जिंगखई ने करीब 1,70,000 रुपए खर्च किए, लेकिन अभी तक कोई खरीदार नहीं मिला है। आगे भी इस तरह की कई चीजें बनाने की ख्वाहिश इस परिवार को है, क्योंकि पूरा परिवार कला से बेहद प्यार करता है। ये नजारा जम्मू में एनसीसी कैंपिंग ग्राउंड नगरोटा का है, जहां इन दिनों एनसीसी कैडेट्स की सख्त ट्रेनिंग चल रही है। कोरोना संकट में लंबे समय के बाद ये कैंप शुरू हुआ है। द कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप में इस बार 165 कैडेट हिस्सा ले रहे हैं और ये कैंप 10 दिन चलेगा। कोरोना के मद्देनजर यहाँ सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा गया है और सभी गाइडलाइंस पूरी की जा रही हैं। तस्वीरों को देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जरूर किसी मंदिर के साधु हैं, जो पूजा पाठ करते होंगे। इनकी उम्र भी उस ढलान पर है जहां देखकर लगता नहीं है कि अब जिंदगी का सफर ज्यादा बचा हुआ है। लेकिन 104 साल का ये बुजुर्ग इंसान न साधु है और न ही किसी मंदिर में या किसी के घर में जाकर पूजा पाठ करते हैं, बल्कि ये एक शिक्षक हैं जो गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं। पढ़ाने का ये सिलसिला पिछले 7 दशकों से ज्यादा का वक्त तय कर चुका है। जाजपुर जिले के बरटाड गांव में इस बुजुर्ग की पाठशाला लगती है। इनके हौसले और जुनून के पीछे गांव वालों का कहना है कि वे चाहते हैं कि इस गांव से लोग पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी संवारें और अपने गांव के साथ देश का नाम रोशन करें। यहाँ मौजूद रंग बिरंगे खिलौने हर किसी का मन मोह रहे हैं। कहीं सिर हिलाती गुड़िया है तो कहीं गुड्डा राजा गाजे बाजे के साथ बाराती भी इन खिलौने के संसार में नजर आ रहे हैं। हर तरफ मन को हरने वाला दृश्य है। तस्वीरें कोयम्बटूर के पंपुहारा की है, जहां कोलू डॉल प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी का आयोजन हर साल किया जाता है और इस साल भी कला को प्रदर्शित करने कई कलाकार अपने खिलौनों के साथ यहाँ मौजूद हैं। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से कम लोग ही प्रदर्शनी को देखने आ रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 10,000 तरह के रंग बिरंगे खिलौने मौजूद हैं और इनकी कीमत 15,000 से लेकर 12,000 तक है। खिलौने के साथ इस बार यहाँ कई तरह के मॉडल्स भी नजर आ रहे हैं। राम मंदिर का मॉडल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आयोजक इस साल प्रदर्शनी के जरिए 15 लाख की बिक्री की उम्मीद लगाए हैं और इसके लिए वो ऑनलाइन बिक्री की भी सोच रहे हैं।